जून माह की दोपहर मृणाल घर के बरामदे में बैठी हुई सामने लगे नीम के पेड़ पर पक्षियों को दाना पानी रखने के लिए टंगे मिट्टी के बर्तन को देख रही थी। उस पर बैठी गिलहरी, छोटी छोटी चिड़ियाएं खूब कलरव कर रही थीं। वो कभी दाना चुगती तो कभी पानी के बर्तन में जाकर उसमें खेलती। मृणाल ये सब बहुत ध्यान से देखकर मुस्कुराई जा रही थी। तभी भीतर से आवाज आई, अंदर आ जाओ, बाहर जलोगी क्या? कितनी गर्मी है वहां, लू लग जाएगी। और मृणाल धीरे से उठकर अंदर चली गई। पहले उसने सोचा कि बेडरूम में जाए, फिर उसका मन न जाने क्यों हुआ कि चाय बना ली जाए। वो रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तभी प्रणय भी अंदर रसोई में आ गया और बोला, चाय बना रही हो? पागल हो गई हो क्या? अभी तो 3 ही बजे हैं। कितनी गर्मी है, तुम्हारा भी कुछ पता नहीं लगता। मैं सोचता हूँ तुम्हारा इलाज साइको वाले से करवा ही लेता हूँ। पागल हो तुम, वैसे शुरू से ही थी, पर जब से दिल्ली से आई हो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही हो। मुझे तो अपना भविष्य अधर में लटका दिख रहा है। कैसे इस पागल के साथ पूरा जीवन काटूंगा। बड़े लापरवाह लहजे में कहते हुए प्रणय फ्रिज में से आम निकालकर काटने लगा। मृणाल सब सुन रही थी और सिर्फ मुस्कुरा कर उसने कहा, ज्यादा मत बोलो, बताओ तुम्हारी भी चाय बनाऊं या नहीं? हाँ ठीक है, आधा कप बना लो, प्रणय ने जवाब दिया। और मृणाल की मुस्कुराहट ठहाकों में बदल गई। इसी बीच उसने प्रणय को अपनी बाहों में पीछे से जकड़ा और उसके गाल को चूमते हुए बोली, इलाज मेरा नहीं, अपना करवाओ। आम के साथ चाय पियोगे क्या? चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट को छिपाने की कोशिश और दिखावटी गुस्से के साथ प्रणय बोला, हाँ मैं पीता हूँ। तुम अभी कुछ दिन नहीं थी तो ये एक्सपेरिमेंट किया था। आम, तरबूज, खरबूजा सबके साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। हम तो यूं ही जंक फूड खा खाकर अपनी हेल्थ खराब करते हैं। फलों के साथ चाय पियो, देखो कितनी अच्छी लगती है। कहकर वो कटे हुए आम को वापस फ्रिज में रखकर बिस्किट निकालने लगता है। मृणाल बिना कुछ बोले मुस्कुराई जा रही थी। दोनों फिर बैठकर चाय पीने लगे कि दरवाजे की घंटी बजी। मृणाल उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो देखा गेट के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी और अस्पताल के वार्ड बॉय ने कॉल रजिस्टर हाथ में ले रखा था। मृणाल को देखकर बोला, मैडम, डॉक्टर साहब हैं क्या? अस्पताल से इमरजेंसी कॉल है, एक एक्सीडेंट केस आया है। इतने में प्रणय भी अंदर आ गया। वार्ड बॉय ने प्रणय को देखकर कहा, सर इमरजेंसी है, एक्सीडेंट केस आया है। ठीक है, चलता हूँ, बोलकर प्रणय अंदर चला गया और मृणाल वहीं उस वार्ड बॉय से बातें करने लगी। वो बोला, क्या है ना मैडम, इतनी गर्मी है, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, मारपीट के केस भी बहुत आते हैं। डॉक्टर साहब को इसीलिए बार बार बुलाने आना पड़ता है। वो भी परेशान होते हैं, पर क्या करें, हमारी तो ड्यूटी है। इतने में प्रणय कपड़े बदल कर आ गया और एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल चला गया। प्रणय पेशे से डॉक्टर था। अभी 1 साल ही हुआ था उसे इस शहर में ट्रांसफ़र हुए। मृणाल दरवाज़ा बंद करके अंदर बेडरूम में आकर लेट गई और सोचने लगी, हाँ गर्मी तो बहुत है, पर न जाने क्यों उसे इसका एहसास नहीं हो रहा। शायद अभी 2 दिन पहले उसके मन को जो शीतलता मिली थी, ये उसका ही असर है कि बाहरी वातावरण का असर उसके शरीर पर हो ही नहीं रहा। और लेटे लेटे मृणाल ख्यालों में डूब गई। अभी 7 दिन पहले वो अपने कोर्ट के किसी काम से दिल्ली गई थी। क्योंकि मृणाल पेशे से एडवोकेट थी, प्रणय ने फ्लाइट से ही आने जाने का टिकट करवा दिया था। और मृणाल उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगी जो फ्लाइट में उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था और लगातार मृणाल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जब मृणाल उसकी तरफ देखती तो वो नजरें चुराकर झुका लेता या कहीं और देखने लगता। मृणाल को ये सब बहुत ही असहज लग रहा था कि तभी एयर होस्टेस ने आकर पूछा, सर आप कुछ लेंगे? उसने कहा, हाँ प्लीज़ मुझे कॉफ़ी दीजिए। एयर होस्टेस ने उसे कॉफ़ी लाकर दी। कॉफ़ी के कप को उसने मृणाल की तरफ बढ़ाकर पूछा, मैम आप कॉफ़ी लेंगी? मृणाल ने एक अनचाही मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर लाते हुए मना किया, नहीं सर थैंक यू, आप लीजिए प्लीज़। मृणाल की असहजता कुछ कम हुई और दोनों के बीच फिर थोड़ी बहुत बातें होने लगीं। वो व्यक्ति मृणाल से बोला, मैम आप दिल्ली जा रही हैं, आप तो राजस्थान से हैं। मृणाल ने उसकी तरफ एक टक देखा और कहा, आप कैसे कह सकते हैं?
उसने मृणाल की तरफ मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आप उदयपुर से हैं। नहीं, मैं तो उदयपुर से नहीं हूँ, मृणाल ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। तो क्या आप कभी उदयपुर में नहीं रही? बड़े गंभीर स्वर में उस व्यक्ति ने मृणाल की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर यह कहते हुए गंभीर और सौम्य भावों को देखकर मृणाल भी कुछ गंभीर हो गई और पूछने लगी, सर माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। हालांकि हमने जब से टेक ऑफ किया है मैं देख रही हूँ आप लगातार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं, जैसे मुझे पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हों। सर प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए, क्या हम पहले मिल चुके हैं और आप क्या करते हैं? नहीं, आप मुझसे पहले कभी नहीं मिली हैं, उसने मृणाल के पहले सवाल का जवाब दिया। तो आपने कभी मेरे साथ काम किया होगा या आप मेरे क्लाइंट रहे होंगे। कहीं आप भी तो जुडिशरी डिपार्टमेंट से तो नहीं हैं? मृणाल ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने धीरे और गंभीर आवाज़ में कहा और चुप हो गया। मृणाल उसकी ओर इस तरफ इस उम्मीद से देख रही थी कि शायद वो आगे कुछ और बोलेगा, पर वो सिर झुकाकर बैठा था। मृणाल ने इस बार बहुत धीमी और डरी आवाज़ में पूछा, तो फिर आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने इस बार भी मृणाल के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी इस खामोशी और गंभीरता ने मृणाल के दिमाग में एक द्वंद्व पैदा कर दिया था कि ये व्यक्ति कैसे जानता है मुझे, मैं कहाँ मिली हूँ इससे। फिर खुद को संभालते हुए बड़ी भद्रता के साथ फिर बातचीत शुरू की। सर प्लीज़ आप बताइए ना, आप मुझे कैसे जानते हैं? अगर आप मुझसे कभी मिले ही नहीं। मैंने कब कहा कि मैं आपसे कभी नहीं मिला? अरे अभी तो आपने कहा। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा आप मुझसे कभी नहीं मिली। हाँ तो एक ही तो बात है। एक बात नहीं है, उसने फिर से गंभीरता से जवाब दिया और मृणाल उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे जाने कि वो कौन है, और उस व्यक्ति के चेहरे के भावों ने मृणाल के मन और दिमाग में जो अंतर्द्वंद पैदा कर दिया था वो उन पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। फिर अचानक उसके मुंह से निकल गया, क्या करते हैं सर, आप ये तो बता दीजिए। और बहुत देर बाद उसने फिर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ खास नहीं, आजकल कुछ लिखना शुरू किया है। मतलब आप किसी पत्रिका या फिर किसी तरह के लेख लिखते हैं? कुछ बताइए ना अपने बारे में। दरअसल मुझे भी पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक है। मैं जानता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। मृणाल ने इस बार चौंकते हुए ऊंची आवाज में कहा, क्या आप ये भी जानते हैं? अब तो आपको अपने बारे में बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मृणाल एक अबोध बच्चे की तरह जिद करने लगी। वो भूल गई कि वो एक अजनबी से बात कर रही है। वो मृणाल की ओर प्रेम, स्नेह और वात्सल्य के भाव से गौर से देखकर हल्के से मुस्कुराए जा रहा था। और मृणाल ने भी अब तक अपने जीवन में किसी को भी अपने लिए इन तीनों भावों को एक साथ लिए नहीं देखा था। फिर मृणाल ने खुद को संभालते हुए और परिपक्वता दिखाते हुए कहा, बताइए ना सर, जब तक आप बताएंगे नहीं मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ते रहेंगे। अरे अरे आप परेशान मत होइए, मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहता। दरअसल मैं एक लेखक हूँ, छोटी मोटी कहानियाँ लिख लेता हूँ, और जैसे शायद आपने पढ़ी भी हों। और अपनी लिखी हुई कुछ कहानियों के शीर्षक वो मृणाल को बताने लगा। अच्छा, आप अनय शुक्ला हैं? अरे सर मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपके लिखे कुछ उपन्यास मैंने पढ़े हैं और आपका लिखा एक तरफ़ा प्रेम तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सर आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपको कौन नहीं जानता। पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो एक सामान्य सी महिला हूँ जिसे घर परिवार और अपने कार्यस्थल के चुनिंदा लोग ही जानते हैं। कभी किसी सामाजिक गतिविधि में भी मैंने भाग नहीं लिया। मेरे लिए तो मेरा काम और मेरा घर, बस यही मेरा जीवन है। बहुत सीमित सा दायरा है मेरा। फिर आप मुझे कैसे? कहते हुए मृणाल वहीं रुक गई, अपनी बात को पूरी किए बिना, और इंतज़ार करने लगी उसके जवाब का। पर वो कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला और फिर उसने बोलना शुरू किया। देखिए मैडम, दरअसल आप मुझे नहीं जानती, और अगर आज मेरे बारे में पता चला है तो वो मेरे काम से,
ये काम भी मैंने पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू किया है। आपको याद है, करीब 10 साल हुए होंगे आप उदयपुर में रहती थीं। उसकी बातचीत काटते हुए मृणाल बोली, हाँ, मेरे पति की 10 साल पहले उदयपुर में पोस्टिंग थी। फिर वो चुप हो गई। उसे लगा कि बीच में बात काटकर उसने ठीक नहीं किया। उस व्यक्ति ने फिर से बोलना शुरू किया, आपको याद है, आप जहाँ रहती थी, आपके बिल्कुल बगल में एक बंगला था। हाँ, उसके मालिक पुणे में रहते थे, मृणाल ने कहा। जी, उस समय मैं एक आर्किटेक्ट था। उस बंगले के रिकंस्ट्रक्शन का काम मैंने ही करवाया था, इसीलिए कुछ महीने मैं वहाँ रहा था। बगल वाले बंगले में मैंने आपको अक्सर बरामदे में बैठकर कुछ पढ़ते लिखते, या यूं कह सकते हैं कि शायद आपकी कुछ गतिविधियों को देखा, जो मैं देख पाता था वहां से। सर, इतने साल बाद भी मैं आपको याद हूं? ऐसे तो हम कितने लोगों को रोज देखा करते हैं, मुझे तो कोई ऐसे याद नहीं रहता। आपकी याददाश्त तो कमाल की है। सर, तभी आज आप यहाँ हैं, मृणाल ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई मुझे भी याद नहीं रहता, पर कहते कहते वो चुप हो गया। मृणाल उसकी तरफ देखने लगी कि शायद वो कुछ और बोले, पर वो नहीं बोला। इतने में पायलट ने अनाउंस किया कि फ्लाइट लैंडिंग की ओर है। फ्लाइट थोड़ी देर में लैंड कर चुकी थी। सभी यात्री एयरपोर्ट से बाहर जा रहे थे। मृणाल भी टैक्सी का इंतजार करने लगी। इतने में एक टैक्सी आकर उसके सामने रुकी, पर उसमें कोई पहले से ही बैठा हुआ था। देखा तो वो अनय शुक्ला ही थे। उन्होंने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर मृणाल से बोले, कहाँ जाना है आपको मैडम? मैं छोड़ देता हूँ। पर आपको तो कहीं और जाना होगा, मृणाल ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, आपको छोड़ते हुए निकल जाऊंगा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है मुझे। दरअसल मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, 5:30 बजे की ट्रेन है मेरी अलवर के लिए, मृणाल ने कहा। पर अभी तो 2 बजे हैं और शायद आपने अभी तक लंच भी नहीं किया है। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? मृणाल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतने बड़े उपन्यासकार ने आज उसे अपने साथ लंच के लिए इनवाइट किया है। मृणाल सोचने लगी, प्रणय को जाकर सब बताएगी, क्योंकि जब भी वो उसके नॉवल पढ़ती, प्रणय गुस्सा करने लगता और मजाक में तंज कस देता कि जितनी गहराई से इस अनय शुक्ला को पढ़ती हो, कभी हमें भी पढ़ लिया करो। मृणाल विचारों में डूबी ही थी कि अनय ने कहा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ मैम? जी, मृणाल। मृणाल जोशी नाम है मेरा। वेरी नाइस। आपके जितना नाम भी खूबसूरत है आपका। ओह, थैंक यू सर। तो आपको फ्लर्ट करना भी आता है? मैं तो सोचती थी आप बहुत गंभीर और संजीदा व्यक्ति होंगे, पर आप तो... और बीच में रुक गई। पर आप तो कुछ लफंगे टाइप के हो, फ्लर्ट करते हो। कहते हुए अनय ने मृणाल के वाक्य को पूरा करने की कोशिश की। नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। और दोनों जोर से हंसने लगे। सर, सच में मैं आपको बता नहीं सकती मुझे आपसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। पर मुझसे ज़्यादा नहीं, अनय ने कहा, और एक बार फिर दोनों की हंसी ठहाकों में बदल गई। सर, आप फिर फ्लर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा मृणाल। और कुछ सेकंड के लिए रुककर अनय बोला, मैं आपका नाम ले सकता हूँ ना? जी बिल्कुल। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी मुझे अनय कहेंगी। जी, मैं कोशिश करूँगी। अनय ने भी सिर हिलाकर उसकी बात को स्वीकार किया, क्योंकि अनय जानता था कि किसी भद्र महिला का एकदम से किसी अनजान व्यक्ति को नाम से बुलाना आसान नहीं होता। बातें करते करते दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए और लंच ऑर्डर कर दिया। जब तक लंच आता, मृणाल ने अनय से पूछा, सर, आपके लिखे उपन्यासों में आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है? जो आपको है, अनय ने बिना कुछ सोचे तपाक से जवाब दिया। यानी एक तरफा प्रेम? मृणाल बोली। जी, अनय ने जवाब दिया। फिर अनय ने मृणाल से पूछा, अच्छा बताइए, वो आपको इतना पसंद क्यों है? मृणाल कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर बोली, सर, दरअसल उसमें प्रेम का जो रूप आपने अपने लेखन में चित्रित किया है, मुझे वो बहुत पसंद आया। कि नायिका को पता ही नहीं कि कोई उसे इतना प्रेम करता है। असल जिंदगी में तो हम अगर किसी को छोटी सी वस्तु भी देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि बदले में हमें भी उससे कुछ मिले, पर वहाँ तो नायक का गहरा प्रेम है, बिना किसी शर्त के, और बदले में किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं,
बस प्रेम किए जा रहा है और नायिका को पता ही नहीं। पर सर, एक बात मैं आपसे कहूंगी कि उपन्यास का अंत अगर आप इस बात से करते कि किसी भी तरह नायिका को पता चल जाता कि कोई उसे कितना प्रेम करता है, तो मेरे हिसाब से बात कुछ और ही होती। क्या कुछ और बात होती? मैं समझा नहीं। नहीं सर, मेरा मतलब शायद कुछ लोग इस बात को ज्यादा पसंद करते। हो सकता है, अनय ने कहा। अच्छा सर, आपने नहीं बताया आपको ये उपन्यास सबसे ज्यादा पसंद क्यों है और आपको कुछ भी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? अनय कुछ देर के लिए रुका, फिर मुस्कुराते हुए बोलने लगा। सच बताऊं या झूठ? सच ही बताइए। अच्छा सुनिए, मैंने जो कुछ भी आज तक लिखा वो बहुत हद तक मेरी कल्पना या जो कुछ भी मेरे आसपास घटित होता था उसे अपनी लेखनी में उतारा, पर यह उपन्यास मेरे जीवन की वास्तविकता है। ये कहकर अनय चुप हो गया और गौर से मृणाल के चेहरे के भावों को पढ़ने लगा। मृणाल स्तब्ध सी रह गई। मतलब सर, इस कहानी के नायक आप हैं? ये सब आपके जीवन में घटित हो चुका है? हाँ, आप कह सकती हैं। मृणाल को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। उसने अनय की तरफ देखा। वो ऐसे सिर झुकाए बैठा था जैसे प्रेम में असफल हारा हुआ एक प्रेमी हो जो आज भी ये चाहता है कि कैसे भी वो अपनी प्रेमिका को बता पाए कि उसने उसे कितना और किस हद तक प्रेम किया। ये सब देखकर मृणाल खुद को रोक नहीं पाई और उसने बोलना शुरू किया। माफ़ कीजिए सर, मुझे आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है, पर वास्तविक जीवन और एक उपन्यास में फ़र्क होता है। आपको नहीं लगता कि इंसान को अपने मन के प्रति भी एक जिम्मेदारी बनती है? उसे संतुष्ट करना भी उसका कर्तव्य है। जब तक आपके किसी कृत्य से किसी को कोई नुकसान ना हो, आप जिससे प्रेम करते हैं कम से कम उसे बता तो देना चाहिए। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, बहुत धीमी आवाज़ में अनय बोला। बीच में ही वेटर ने टेबल पर लंच रख दिया और बोला, मैम मैं सर्व करूं? नहीं, हम कर लेंगे, कहकर मृणाल लंच सर्व करने लगी। अनय भी उसकी मदद करने लगा और दोनों ने लंच किया। लंच करते हुए अनय बोला, पता है मृणाल, कभी नहीं सोचा था कि जीवन में आपसे यूं फिर मुलाकात होगी और आपके साथ कभी लंच भी कर पाऊंगा। आपने कहा ना कि नायक को भी तो आखिर इतने प्रगाढ़ प्रेम के बदले कुछ मिलना चाहिए। मैंने सुना था कि इंसान अगर कुछ भी साफ नियत और सच्चे मन से अपने जीवन में करता है तो उसका सकारात्मक परिणाम उसे ज़रूर मिलता है अपने जीवन में। तुम सच कहती हो। सॉरी, आप सच कहती हैं। नहीं सर, आप मुझे तुम कह सकते हैं, मृणाल ने अनय को टोकते हुए कहा। थैंक यू, बोलकर अनय ने बोलना शुरू किया। जिससे हमें प्रेम हो जाए उसकी परिस्थितियां ऐसी न हो कि वो हमारे प्रेम को स्वीकार कर पाए और हमारे साथ जीवन में आगे बढ़ सके, तो फिर क्या किया जाए? इसीलिए मैंने अब तक उसे नहीं बताया, पर अब सोचता हूँ कि कह दूँ उससे। मृणाल एकटक स्तब्ध सी अनय की तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे जो उसके होठों पर नहीं आ पा रहे थे, पर अनय ने उसकी आंखों में पढ़ लिया और कहने लगा, हाँ मृणाल, तुम ही हो जिसे मैं उस वक्त चाहने लगा था। उन दिनों सुबह से शाम तक जब भी तुम बाहर आती जाती मैं तुम्हें देखता था। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता मुझे तुम्हारी कौन सी बात, कौन सी खूबी इतनी भा गई। जिस साथी की मैंने अपने जीवन में कल्पना की थी तुम बिल्कुल वैसी थी, और मैंने जब भी तुम्हें अपने परिवार के साथ देखा तुम बहुत खुश लगती थी अपने जीवन में। इसीलिए जब उस बंगले का काम खत्म हो गया तो बहुत टूटे मन से तुम्हें बिना कुछ बोले नैतिकता को ध्यान में रखते हुए वहां से चला आया। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की खुद को रोकने की तुमसे प्रेम करने से, पर मैं नाकाम रहा और तुम्हारे प्रेम में बहता ही चला गया। तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरी आंखों से विरह के आंसू बनकर बहता था। खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। इसीलिए अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा, और तुम्हारे प्रति जो कुछ भी मैंने महसूस किया उसे कागज़ पर अपनी कलम से उतार दिया। एक दिन मेरे एक मित्र के हाथ मेरी वो डायरी लग गई और मुझसे बिना पूछे उसने अपने एक प्रकाशक मित्र से बात कर ली। उसे ये कहानी बहुत पसंद आई और उसने इसे छाप दिया।
और लोगों को भी ये बहुत पसंद आई। इस तरह तुम्हारा प्रेम मेरे लिए प्रेरणा बन गया और मेरे लिए उसे व्यक्त करने का जरिया, और इस तरह एक आर्किटेक्ट लेखक बन गया। झूठी मुस्कुराहट के साथ आंखों में आ रहे आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए अनय ने अपनी सारी बात कह दी। सामने मृणाल सिर झुकाए मुजरिम की तरह बैठी थी और कोशिश कर रही थी अनय उसकी आंख के आंसू न देख पाए। थोड़ी देर दोनों खामोशी में बैठे रहे। फिर अनय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, चलो मृणाल, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो गया है, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ देता हूँ। मृणाल खड़ी हो गई और दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। मृणाल ख्यालों की दुनिया से निकलकर यथार्थ के धरातल पर खड़ी थी। आज उसके सामने अनय नहीं, सिर्फ प्रणय है, सिर्फ प्रणय।